नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का बहुत 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 स्वागत करता हूं अपने चैनल लेट्स ग्रो में। आज हम मिलते हैं एक नए टॉपिक, नए मुद्दे के साथ, जिसका नाम है आज़ादी के बाद का भारत। आज़ादी के बाद के भारत का मतलब क्या है? मतलब 15 अगस्त 1947 को जब अंग्रेजों ने देश को आज़ाद किया या हमारा देश आज़ाद हुआ, हम लोगों ने आज़ादी पाली, स्वतंत्र भारत में सांस लिया। मतलब क्या हुआ कि जब अंग्रेज छोड़कर गए उस वक्त हमारे देश में क्या दिक्कतें थी, क्या प्रॉब्लम्स थी। इधर जो 562 रियासतें थी उनका प्रॉब्लम तो चल ही रहा था, पाकिस्तान का बंटवारा हो ही चुका था। धीरे धीरे जब पहले देश के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू बने, व उप प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल बने, उस समय देश में क्या दिक्कत थी। आज उस मुकाम से उठते उठते हमको इस मुकाम को हासिल करने में 72 साल लग गए, और इन 72 सालों में हमने कितना उतार चढ़ाव देखा, क्या क्या परिस्थितियां आई। जब पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री थे, सरदार पटेल ने साम दाम दंड भेद का नीति को अपना करके जितनी रियासतें थी 562, अंग्रेजों की तो नीति थी कि 562 देश बन जाए तो ज्यादा अच्छा है, ताकि देश भारत इतने इतने टुकड़ों में बढ़ जाए, 15-20 किलोमीटर में एक एक देश पड़ जाए। लेकिन हमारे सरदार पटेल आयरन मैन, जिन्होंने अपनी साम दाम दंड भी भेद की नीति लगा करके 562 रियासतों को मिलाकर एक अखंड भारत की निर्माण किया, जिसके हम नागरिक हैं। उसके बाद जब हम थोड़ा संभले, तो उस समय तो भाई भुखमरी भी थी, जब धीरे धीरे संभले, जब 62 आया 1962, तो चीन ने ऊपर साइड हमला किया और दिल्ली जीती, जो आज हमारी राजधानी है, उतनी जमीन छीन लिया जिसको आज वो अक्साई चीन कहता है। और जब उधर 62 का युद्ध जैसे जैसे समाप्त हुआ, कुछ मुद्दे रहे, चलते रहे धीरे धीरे, लेकिन समाप्त हुआ, हमने राहत पाली। पाकिस्तान ने हमला कर दिया 1965 में। जब पाकिस्तान ने हमला कर दिया तो उस समय लाल बहादुर शास्त्री प्रधानमंत्री थे। उन्होंने मुंहतोड़ जवाब दिया पाकिस्तान को और कहा कि जय जवान जय किसान का नारा दिया। उन्होंने कहा कि अरे, पाकिस्तान के जो थे नेता कह रहे थे कि हम दिल्ली लेंगे। हमने कहा कि चलिए भाई, चल के वहीं मिल लेते हैं लाहौर में उनसे। लाहौर तक हमारी सेना घुस गई थी। उसके बाद जब धीरे धीरे इनका मृत्यु हो गई, धीरे धीरे देहांत हो गया, समय बीतता जाता है, पुराने नेता चले जाते हैं। धीरे धीरे करके आया इंदिरा गांधी का समय। जब इंदिरा गांधी का समय आया तो फिर 71 में पाकिस्तान से युद्ध हुआ। सन 1971 में पाकिस्तान से युद्ध हुआ। पाकिस्तान चाहता था कश्मीर छीनना चाहता था, और उसका चला गया पूर्वी पाकिस्तान। उस समय पाकिस्तान दो हिस्सों में बटा था। जो बांग्लादेश है आज का, वह पहले पूर्वी पाकिस्तान होता था। दोनों देशों के बीच 2000 का फासला था, 2000 किलोमीटर का, लेकिन दोनों एक देश थे। इंदिरा गांधी ने नीति लगाई और पाकिस्तान के ही दो टुकड़े कर दिए। आज सुस्ता के बैठ गया है। पाकिस्तान की तरफ से उस समय अमेरिका बोल रहा था, उसके बाद आए उनके बेटे। लेकिन इंदिरा गांधी के समय इमरजेंसी लगी थी, वो क्या थी? स्वर्ण मंदिर का मुद्दा था, वो क्या था? ये सब चीजें अपने हम इस वीडियो में या इस टॉपिक में देखेंगे। दरअसल मैं एक सीरीज लाऊंगा जिसमें आजादी के बाद के भारत को प्रति प्रधानमंत्री व प्रति नेता, जिनका देश में कितना योगदान था, किस नेता का देश में कितना योगदान था और उसने देश को क्या दिया, ये सारी चीजें अपने हम इस सीरीज में देखेंगे, जो मैं बनाऊंगा धीरे धीरे पार्ट वाइज बनाऊंगा। इसके बाद क्या होता है कि जब राजीव गांधी आते हैं तो उनका भी देहांत हो जाता है। टेक्नोलॉजी में उस समय हम बहुत पीछे थे, राजीव गांधी की देन है जो टेक्नोलॉजी थोड़ी बढ़ी थी। उसके बाद अन्य नेता है, नेता तो आते जाते रहते हैं, लेकिन उनका देश के प्रति क्या योगदान था, वो देश के प्रति कितने समर्पित थे, ये मायने रखता है। ये हम सब देखेंगे। इसके बाद क्या होता है कि कुछ लोग आज 72 सालों बाद कहते हुए मिल जाते हैं कि शायद अंग्रेजों ने वैसे हमारे देश पर लगभग 200 साल शासन किया है। लेकिन कुछ लोग कहते हुए मिल जाते हैं कि भैया, अगर अंग्रेजों ने हमारे देश पे लगभग 300 या 350 साल शासन कर लेते तो देश आज बहुत महान होता, ऊंचाइयों को छू रहा होता। अरे भैया, उनको नहीं पता कि अंग्रेज ही दीमक की तरह भारत को चूसने वाले थे। मैं थोड़ा बता दूं कि जब अंग्रेज नहीं आए थे तब हम क्या थे, जब वो थे तब क्या थे, और जब छोड़ कर गए तब हम क्या बचे। मतलब आप समझ रहे हैं। थोड़े से तथ्य बताता हूं, जब अंग्रेज नहीं आए थे तब क्या थे हम।
जब अंग्रेज नहीं आए थे उस वक्त हम विश्व व्यापार में भारत 24% की हिस्सेदारी रखता था। जब ये छोड़ कर गए मात्र 3% बचा। सूती वस्त्र उद्योग का निर्यात यानी सूती वस्त्रों का निर्यात भारत पूरे विश्व में 27% करता था। जब ये छोड़ कर गए मात्र 2.3% बची। जब ये देश पर नहीं आए थे उस समय भारत विश्व गुरु था, लेकिन जब ये गए तो पूरे अखंड भारत में मात्र 12% लोग शिक्षित रह गए। 12% लोग अखंड भारत में शिक्षित रह गए। और उसके बाद एक क्या हुआ, इनके आने से पहले भारत सोने की चिड़िया था, लेकिन जब इन्होंने भारत में अपनी नीतियां लगाई, पूरे अखंड भारत में कब्जा किया, भारत में भूखमरी फैल गई। इनके ही शासन काल में बंगाल में, मात्र बंगाल में भूख की वजह से 40 लाख लोग मारे गए थे। क्या हुआ था उस समय बंगाल में? द्वितीय विश्व युद्ध जब हुआ था तो इन्होंने 56,000 भारतीय सैनिकों को युद्ध में लड़ने के लिए अपनी तरफ से भेजा। वह 1,73,000 लगभग जानवरों को अपने सैनिकों को खाने के लिए भेजा था। सारे के सारे मारे गए। जानवर तो वैसे ही खाने के लिए भेजे गए थे, जो हमारे देश की सेना थी उसको जो लड़ने के लिए भेजा था वो भी मारे गए। इन्होंने देश पर लगभग 200 साल शासन किया, जिसमें से 1.5 से 3 करोड़ जनता देश की मारी गई थे। उस समय देश की जनसंख्या 36 करोड़ थी, जिसमें थे 1.5 करोड़ 3 करोड़ यही हजम कर गए। आप समझ रहे हैं अंग्रेज क्या थे? अंग्रेज नहीं महान थे जो अंग्रेजों के गुणगान गाते हैं। इसके बाद मैं बता दूं, इन्होंने दीमक की तरह भारत को चूसा। लेकिन एक बात और बता दूं, इनकी नीति क्या थी? जब भारतीय सामान विदेश में निर्यात होता था या बिकने जाता था तो ये उस पर 24% का टैक्स लगाते थे, और जब विदेशियों का सामान भारत में आता था तो उस पर मात्र 2.3% का टैक्स लगाते थे, ताकि वो ज्यादा से ज्यादा बिक सके और भारतीयों को रोजगार, जब भारतीयों को भाई रोजगार न चला तो उन्होंने रोजगार समाप्त हो गया, रोजगार बर्बाद कर दिया इन्होंने। और शिक्षा कौन सी लाई? मैकाले नीति, मतलब 2 टीमें इनकी तरफ से बैठी कि भाई भारतीयों को शिक्षा किस प्रकार दी जाए। भारतीयों को वही शिक्षा दी जिसको कहते हैं रटंत विद्या खोदंत पानी, यानी बस उत्तर ट्रांसलेट करवाते रहे, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट कंटीन्यूअस, प्रेजेंट फ्यूचर परफेक्ट, सब बस इतना ही कराते रहे। इनका मेन उद्देश्य था कि हमको एक काला अंग्रेज मिल सके जो सिर्फ ट्रांसलेट करके हमें यहाँ की नीतियों को समझा सके। इन्होंने भारत पे अच्छे रूप से कब्जा करने के लिए सबसे पहले हमारे धार्मिक ग्रंथों को समझा, उनका इंग्लिश में ट्रांसलेट किया और हमको कस के जकड़ लिया। इनकी नीति थी कि सिर्फ हम भारत के कुछ उच्च वर्गों को शिक्षित कर देंगे, वो बाद में पूरे समाज को शिक्षित कर देंगे। लेकिन अब यहाँ का क्या कहें, जब वो शिक्षित हो गए तो वो भूल गए, उनके प्रति वफादार हो गए, आते थे और उन्हीं से पूछते थे और चले जाते थे। भारतीय जो गरीब जनता थी वो तब भी पिसती रहती थी, अंग्रेज महान थे, महान थे। शिक्षा, अरे भैया क्या शिक्षा दी। एक बात और बता दूं, भारत में इन्होंने भारत में रेल लाइन सिर्फ उतनी ही बिछाई जितनी इनको जरूरत थी, जितनी इनको जरूरत थी। मतलब यहां से कच्चा माल लेकर बंदरगाह पहुंचाया जाए, जब बंदरगाह से शुद्ध होकर इनके देश से फिर आए, फिर उसे देश में विस्तृत कर दिया जाए, यानी बेचने के सेल कर दिया जाए। केवल उतनी ही रेल लाइन बिछाई। और एक चीज बता दूं, जब विदेशी कोई रेल पर बैठता था तो उससे आधे से आधा किराया लिया जाता था, लेकिन जब कोई भारतीय ट्रेन पर सफर करता था तो उससे 3 गुना किराया एक्स्ट्रा लिया जाता था। मतलब टिकट जो होती थी 3 गुनी महंगी दी जाती थी। वही अंग्रेज भारत में रेल लाइन बिछाने के लिए 30,000 पाउंड लेते थे, जब विदेश में बिछाते थे तो वही 9,000 पाउंड लेते थे। मतलब आप समझ रहे हैं इन्होंने किस कदर भारत को शिक्षा, आर्थिक, सब तरीके से, सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक, सब तरीकों से चोट पहुंचाया और भारत को उस कगार पर आके छोड़ दिया कि भारत चलने के काबिल भी न बचा। और भारत में इनके आने से पहले अनेक आक्रमणकारी आए। भारत में आने से पहले इनके अनेक आक्रमणकारी आए, लेकिन जब ये आए, अंग्रेज विदेशी थे, रहे और चले गए, लेकिन जो भी आया इनसे पहले वो देश का हुआ, देश का ही रहा। एक बात बता दूं, अंग्रेजों का इंटरफेयर भारत के आंतरिक मामलों में कब हुआ? पहले तो ये आए व्यापार के ही माध्यम से थे, लेकिन जब इन्होंने यहाँ के आंतरिक मामलों को समझा कि सब एक दूसरे में फूटन भरी हुई है, भैया एक को तमाचा मारो तो दूसरा नहीं बोलेगा,
इन्होंने धीरे धीरे इंटरफेयर शुरू किया। कहां से? बंगाल से। सन 1757, 1764 सिराजुद्दौला व प्लासी व बक्सर के युद्धों में जब इन्होंने विजय प्राप्त की तो यहाँ पर अपनी नीतियां लगाई और बंगाल को इतना लूटा बर्बाद कर दिया कि बंगाल में ही, मात्र बंगाल में भूख की वजह से 40 लाख लोग मारे गए थे। 40 लाख लोग मारे गए थे। मात्र बंगाल में भूख की वजह से 40 लाख लोग मारे गए थे, ये लिखित है, और पता नहीं कितने मारे गए हों। इसके बाद इन्होंने अपनी नीति जाकर कलकत्ता में सेट की, जो कभी स्मार्ट सिटी थी उसको भी बर्बाद कर दिया, पूरे अखंड भारत में कब्जा किया। इनके आने से पहले अनेक आक्रमणकारी आए, लेकिन वो भारत को समर्पित हो गए। उस समय भारत समुद्र के माफिक था, वो आते थे बाल्टी भर के कितना भी ले जाते, लेकिन भारत जनधन से भरा हुआ था। इनके आने से पहले भारत में लगभग आया था सिकंदर। जब सिकंदर मकदूनिया शहर से आया था, वो विश्व विजेता था जिसका नाम था अलेक्जेंडर। यहां पर वो भारत के कुछ अंदर तो घुसा, लेकिन जब उसे पता चला कि भारत में धनानंद जैसा राजा है, तो भारत, जो सिकंदर की सेना थी वो डर गई थी, कह रही थी हम युद्ध नहीं लड़ेंगे, और वापस चला गया था, क्योंकि उसे भारत का इतिहास मालूम था कि यहाँ इतने घोड़े, हाथी, सब चीज है, इसलिए वो डर कर चला गया था। इसके बाद आया हूण, आए शक, आए हूण, आए कुषाण, आए तुर्क आया, लेकिन तब भी भारत महान था, तब भी सोने की चिड़िया था। इसके बाद आया गजनवी, आया गोरी, आया। गजनवी समय एक कहानी है कि वो गुजरात के सोमनाथ मंदिर पर 16 बार आक्रमण किया और 17वीं बार जीता तोड़ा, और तोड़ करके यहां से लेकर अफगानिस्तान तक घोड़ों में, कहते हैं, सोना लदा हुआ था, लेकिन तब भी भारत में कोई फर्क नहीं पड़ा। उस समय भी भारत सोने की चिड़िया था, फिर से भर गया भारत, वो था। एक बात और बता दूं, इनके बाद आया इल्तुतमिश, आया बलबन, आया रजिया सुल्तान आई, अलाउद्दीन खिलजी आया, फिरोज शाह तुगलक, ये लगभग आगे पीछे, फिरोज शाह तुगलक आया, अलाउद्दीन खिलजी आया। इसके बाद आया बाबर, आया हुमायूं, आया अकबर महान, आया शाहजहां, आया जहांगीर, आया शाहजहां आया, औरंगजेब आया, बहादुर शाह जफर आया, सारे के सारे आए, लेकिन इन्होंने देश के प्रति ये समर्पित हो गए। विदेशी थे लेकिन भारतीय हो गए, भारत ने इनको समाहित कर लिया। इसके बाद आया अंग्रेज, आए थोड़े से, पुर्तगाल आए, डच आए, डेनमार्क आए, फ्रेंच आए, फिर आए सबसे, क्या बोलूं, अंग्रेज आए। इसके बाद आए अंग्रेज, और मैं बता ही चुका हूं इन्होंने किस प्रकार भारत को लूटा। इसके बाद क्या बताते हैं कि आज हमने क्या हासिल कर लिया है। अंग्रेज जब छोड़कर भारत को गए थे तो इनकी नीति थी कि ये जितने भी देशों पर शासन कब्जा कर लेते थे, जब छोड़कर जाते थे तो उनको इतने भागों में डिवाइड कर देते थे, यानी बांट देते थे, टुकड़ा टुकड़ा कर देते थे, ताकि ये कभी मिल करके हमारे प्रति कोई गलत कदम ना उठा सके। जैसा कि इन्होंने कोरिया में किया, 2 भागों में बांट दिया, दक्षिण कोरिया, उत्तर कोरिया, वो लड़ रहे हैं। अफ्रीका को बहुत सारे भागों में बांट दिया कि वो आज आपस में ही लड़ते रहते हैं। भारत को भी बांट दिया, कुछ हद तक सफल हुए, पाकिस्तान बांट दिया, लेकिन बांटना तो ये 565 देशों में थे, यानी जितनी रियासतें थी उतने देश बनाना चाहते थे, लेकिन सरदार पटेल ने एक किया। इसके बाद धीरे धीरे अनेक भविष्यवक्ता थे विदेश के, वो बता रहे थे कि अरे भारत गया यार, भारत में इतनी जातियां, इतने धर्म, इतने वंश, इतने सारी अराजकता है, यानी इतनी सारी डाइवर्सिटी है, भिन्नता है कि भारत चल ही नहीं सकता। लेकिन फिर भी अनेक बुद्धिजीवियों ने, भारत के शिल्पकारों ने भारत को संभाला और भारत को इस काबिल, इस मुकाम पर बैठा दिया। जब अंग्रेज छोड़ कर गए थे, मात्र हमारे देश में शिक्षा 12% थी, और आज हमने 72 सालों में कर लिए 74.04%। उस समय देश की जनसंख्या 36 करोड़ थी, आज हमारे देश की जनसंख्या है 137 करोड़। उस समय मात्र 25 यूनिवर्सिटी थी और कुछ 3000 कॉलेजेस थे, लेकिन आज हमने 789 यूनिवर्सिटी बनाई और 37,204 कॉलेजेस हैं, लगभग ऐसे ही है। दुनिया में सबसे ज्यादा डॉक्टर भारतीय हैं। दुनिया की कोई भी बड़ी से बड़ी कंपनी हो, लगभग उसका CEO हर एक भारतीय है। लंदन में हर तीसरा चेहरा भारतीय का है। देश की जो स्पेस एजेंसी है हमारी, इसरो, उसने दुनिया में अपनी एक अलग पहचान के लिए जानी जाती है। वो दुनिया में अपनी एक अलग पहचान के लिए जानी जाती है। दुनिया के अनेक स्पेस जो है वो सब भारत से ही अपना स्पेस, यानी अपने जो उपग्रह होते हैं भारत से ही छुड़वाते हैं, क्योंकि भारत इतना काबिल बन चुका है। कभी भारत पर सब उंगली उठाते थे कि भारत गया नहीं, ये भारत था, भारत महान है, भारतीय हैं हम है भारत।
गर्व से कहो। कितने कहते हैं अमेरिका आगे था, जापान भैया, सबके विदेश देखते हैं। लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं, जब वो हु किया करते थे, आदिवासी थे, तब भारत विश्वगुरु था, सोनू की चिड़िया था। जितने भी विदेशी आते थे या जितने भी व्यापारी आते थे, खोजकर्ता आते थे, वो भारत की खोज में आते थे। भले ही गलती से वो अमेरिका की खोज कर लिए हों, वो सब भारत की खोज में निकलते थे। भारत वो था, बस आज हम पीछे हैं, कुछ समय बाद हम भी आगे होंगे और इनकी कतार में जाकर सबसे आगे खड़े हो जाएंगे। सो आगे हम मैं बता चुका हूं। तो इस प्रकार हमारे देश को हम लोगों ने यहां तक पहुंचा लिया है। अब आगे इस बीच में इन 72 सालों में, यानी आजादी के बाद से अब तक हमने किन संघर्षों को झेला, कितने नेता आए, कितने गए, लेकिन उनका देश के प्रति योगदान क्या था, ये सब कुछ अपने अगले वीडियो में देखेंगे। जब नेहरू जी प्रधानमंत्री बनते हैं, पटेल जी हमारे उप प्रधानमंत्री बनते हैं, रियासतों को एकीकरण करना होता है, तो कितनी सारे बवाल होते हैं, कितना उतार चढ़ाव आता है और देश की क्या परिस्थिति थी, ये सब कुछ हम अपने अगले वीडियो में देखेंगे। मैं अगला वीडियो अपना आज़ादी के 60 दिन पहले से करूंगा, यानी स्वतंत्रता के 60 दिन पहले से, क्योंकि स्वतंत्रता के 60 दिन पहले लोगों में क्या जुनून, क्या उत्साह था, उस समय क्या राजनीति थी, नया नया लोगों के हाथों में यानी सत्ता आने वाली थी, स्वदेशियों के हाथ में आने वाली थी। उस समय देश में क्या चल रहा था, क्या होने वाला था, क्या अनुमान लगा रहे थे जो विश्व के एस्ट्रोलॉजर थे, यानी भविष्यवक्ता, की भारत गया, और भारत गया नहीं। भारत ने कितना गंवाया, लेकिन आज कहां है, ये सब हम अपने अगले वीडियो में देखेंगे। सो मिलता हूं आप सभी से अपने अगले वीडियो में। जय हिंद।